नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस के सेशन में। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और हम लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ लिया था। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख हो जाता है आपका खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक प्रकार से मूलतः राजनीति विज्ञान का ये सिद्धांत नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में मूल रूप से इसको 1960 के दशक, 50 से 60 के दशक के बीच में जोड़ा गया था और सबसे पहले ये मूल रूप से गणित के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। बात करें इसको गणित के क्षेत्र में जो प्रयोग किया गया था वो जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गन एस्टर्न ने इसको पहली बार प्रयोग किया था। इनका प्रमुख सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ वो इस पुस्तक में प्रतिपादित हुआ था, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि ये राजनीति विज्ञान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे आ गया। देखिए, अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको जो लाया है उसका श्रेय जाता है विलियम राइकर और टॉमस सेलिंग, साथ के साथ मार्टिन कपलान। मार्टिन कपलान को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीज देखिएगा, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया या इसका प्रयोग पहली बार किसने किया, तो यहाँ पे कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे डुनकान लुइस, मार्टिन सुबिक और अनातोली रापोर्ट और हार्वर्ड रेफिया। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्राय ऐसे नाम को मिलाने के लिए दे देता है या फिर दे देता है कि कौन कौन से विचारक इस सिद्धांत से संबंधित हैं। अब थोड़ा सा हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम थियरी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गेम थियरी को ऐसे समझिए कि खेल सिद्धांत क्यों बोला जाता है, क्योंकि खेल में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो टीमें खेल रही हैं, जो खिलाड़ी खेल रहा है, उसका सबसे बड़ा मोटिव होता है कि हम खेल को एन के एन प्रकार जीते। यानी कि अब जीतने का मतलब है कि अपना लाभ, यानी कि अधिकतम लाभ हमको चाहिए और कम से कम नुकसान हमको कराना है। इसी सिद्धांत पे आधारित है, जिसको मैक्सिमिनी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमिनी प्रिंसिपल। ये मैक्सिमिनी प्रिंसिपल पर ही आधारित है ये सिद्धांत। ठीक है, तो अब इसका यही है कि भैया हम अपने गेम में जो खेल हो रहा है उसमें जीते। बेसिकली आप देखेंगे मैथ्स में और इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया था और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी ये दिखाया जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को देखा जाता है तो हर संबंध, जो भी राज्य होता है, जो भी राष्ट्र होता है, वो ये चाहते हैं कि हमारा लाभ अधिकतम हो और सामने वाले का नुकसान हो या ना हो, इससे थोड़ा सा ज्यादा महत्व ये होता है कि अपना लाभ अधिकतम कराना है और नुकसान कम से कम कराना है। इसमें बहुत से मॉडल हैं, खासकर दो ही मॉडल पॉपुलर हैं, उसको हम लोग आगे यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे गेम थ्योरी के दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, सिद्धांत कहें या प्रकार कहें, यहाँ पे खेल के प्रकार नहीं, खेल के मॉडल होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे खेल के जो प्रकार हैं वो दो हैं, एक है जीरो सम गेम, एक है नॉन जीरो सम गेम। और दूसरा खेल के जो सिद्धांत की बात करें या मॉडल की बात करें तो यहाँ पे दो मॉडल दिए गए हैं। कौन सा है? एक है चिकन गेम मॉडल, एक है प्रिजनर्स डायलेमा, यानी कि कैदी की दुविधा मॉडल और चिकन गेम मॉडल। ये दो चीज हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाम है कार्ल डब्ल्यू ड्यूस। इनकी कृति है गेम थियरी एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ नियमों को प्रतिपादित किया। जैसे इसमें गेम थियरी में होता क्या है, खेल सिद्धांत में, जैसे कि खेल के कुछ अपने जैसे नियम होते हैं, वैसे इसके भी कुछ नियम होते हैं। ये आकस्मिक प्रकृति रूप से नहीं चलता, इसको बनाया जाता है और इसको उस हिसाब से डील किया जाता है। इसमें बहुत से सिद्धांत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये खेल सिद्धांत मूलतः जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसको समझने का प्रयास करता है या उससे डील करने का प्रयास करता है। यहां पे अगर हम देखें तो पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो सम गेम क्या है। जीरो सम गेम की अगर हम बात करें तो इसको कांस्टेंट सम गेम भी बोलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे मान के चलिए कि दो प्लेयर हैं किसी भी खेल में या दो देश हैं जिनके बीच की बात हो रही है। अगर इसमें क्या होगा कि एक मान लीजिए कुछ एसेट है या कंपनी है, इस प्रकार से समझिए। तो जब एक का लाभ और एक का नुकसान आप जोड़ेंगे, नुकसान जोड़ेंगे सॉरी, तो जितना इसको प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपको जीरो ही मिलेगा। यानी कि एक का लाभ होगा, एक की हानि होगी, तो इसीलिए इसको जीरो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जीरो सम गेम में, इसलिए कांस्टेंट सम गेम भी बोला जाता है। जीरो सम गेम में विशुद्ध संघर्ष की स्थिति होती है। विशुद्ध संघर्ष का क्या तात्पर्य क्या है
कि एक पक्ष को यदि लाभ हो रहा है, एक पक्ष विजयी हो रहा है, कि विक्ट्री आ रही है, चाहे खेल में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, या फिर आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो दूसरे को जो है अनिवार्य रूप से हारना ही पड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, इसमें भी जीरो सम गेम में दो चीजें हैं, एक होता है 2% जीरो सम गेम, एक होता है n% जीरो सम गेम। ये क्या है इसका, अगर आप ध्यान से देखिए इसमें, तो 2% जीरो सम गेम का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो प्लेयर होंगे वो दो होंगे, ए और बी, ठीक है। इनके बीच संघर्ष होगा, चाहे कंपनियां हो सकती है, चाहे प्लेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक जीतेगा और एक हारेगा, ये प्रॉपर है, पहले से हमने देख लिया जीरो सम गेम में। एन सम गेम में क्या होता है कि दो प्लेयर नहीं रहते, दो से ज्यादा प्लेयर होते हैं, ठीक है। कई बार हो सकता है कि एक ग्रुप हो और दूसरे ग्रुप से गेम खेल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये बोला जाता है n% जीरो सम गेम, ठीक है। इसमें भी जो हार जीत का परिणाम होगा, अगर आप जीत देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा, और एक का फायदा हुआ एक का नुकसान हुआ, दोनों को प्लस जब करेंगे तो वहां पे शून्य ही आपको प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें एक जो n% जीरो सम गेम है, इसमें एक परिस्थिति आती है जिसको प्रोटो कॉलिशन या फिर अल्प गठबंधन भी बोलते हैं। ये अल्प गठबंधन का जो सिद्धांत है विलियम राइकर ने दिया है, ठीक है। तो विलियम राइकर से संबंधित है गठबंधन का सिद्धांत, ये इसी के तहत है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब ये एक गठबंधन है, दो गठबंधन है मान लीजिए, और इसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो उसी को जो है गेम विद इन गेम बोला जाता है, ठीक है। खेल के भीतर भी एक गठबंधन हो जाता है, इसी को अल्प गठबंधन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अब अगला आता है नॉन जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम को पहले यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि नॉन जीरो सम गेम को मिश्रित अभिप्रेरणा या सौदेबाजी का भी खेल बोला जाता है, क्योंकि इस तरह के, देखिए मेन चीज है, मैं समझा तो दे रहा हूं, लेकिन परीक्षा में अगर आप फोकस करके चीजों को सही कर पाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मिश्रित अभिप्रेरणा का सिद्धांत ही सौदेबाजी का गेम है, और इसी को वेरिएबल सब गेम भी बोला जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया व्यवस्थित रूप से टॉमस सेलिंग ने किया, और इस चीज के लिए इनको जो है नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें सौदेबाजी गेम के सिद्धांत के बारे में, तो उसमें एक नाम और भी आता है जो ये इसका समर्थन करते हैं। कई बार ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पूछ लिया जाता है कि भैया इसके समर्थक कौन है। तो यहाँ पे JF नेस रोजर फिशर, इनका पूरा नाम है फिशर, तो ये भी इसके समर्थकों में से एक है। अच्छा, नॉन जीरो सम गेम और जीरो सम गेम में अंतर ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि जीरो सम गेम में जो एक का लाभ होगा, एक का नुकसान, एक की हानि होगी, नुकसान होगा, ये तय है। और दोनों को जोड़ा जाए अगर, कि जिसका मान लीजिए इसको इतना 2 रुपए का नुकसान, 2 रुपए का फायदा हुआ और इसको 2 रुपए की हानि हुई, तो देखेंगे तो जीरो आएगा, ये तो सही है। लेकिन जो नॉन जीरो सम गेम होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें एक का फायदा तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे का ही घाटा हो या हानि हो जाए। ऐसी स्थिति है आती है कि एक का फायदा भी हो सकता है, एक का लाभ भी हो सकता है, मतलब लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और हो सकता है दोनों की हानि हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों का फायदा हो जाए। ऐसी स्थिति में आप जो बनती है उसको नॉन जीरो सम गेम बोला जाता है। और इसमें यह भी है कि मान लीजिए कि इनका 2 रुपए का जो है फायदा हुआ और इनका 3 रुपए का नुकसान हुआ, तो यहां पे देखेंगे तो -1 आएगा, यानी कि नॉन जीरो सम गेम, जीरो ऐसी स्थिति में नहीं आता, ठीक है। बस सिंपल सा मतलब समझिएगा, पेपर में इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। अब यहां पे देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, सेम ही है, 2% जीरो सम गेम और n% जीरो सम गेम। 2% में जब दो लोगों के बीच ऐसी स्थिति आती है तो उसको 2% जीरो सम गेम बोला जाता है। और जब ये 2 से अधिक हो जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, या कई लोग 2 से कुल मिला के ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति को नॉन जीरो सम गेम के तहत n% जीरो सम गेम बोलते हैं। यहां पे गेम है, यहां पे गेम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसी में जो अब हमने ये देखा कि प्रकार थे, अब ये खेलों की जो मॉडल है, 2 मॉडल हमने देखे थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। दोनों मॉडल कहने को तो हमने ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो काफी महत्वपूर्ण होगा, और उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, चिकन गेम मॉडल हमने देखा था, एक ये है, और दूसरा था कैदी दुविधा मॉडल, ठीक है। कैदी दुविधा मॉडल ये नॉन जीरो सम गेम का बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। प्रिजनर्स डायलेमा, इसको हमने पीछे देखा था, प्रिजनर्स डायलेमा को हमने देखा था। देखिए यहाँ पे जब हम इसको देख रहे थे, प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल, ये 2 मॉडल हमको मूलतः इसमें पढ़ने हैं। अब हम लोग चिकन गेम मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चिकन गेम मॉडल की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मूलतः एक विनाश की ओर बढ़ती है स्थिति, उसको दर्शाता है।
ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो परिस्थितियां होती हैं बहुत ज्यादा संकटपूर्ण होती हैं और उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। संकटपूर्ण का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में देखिए, गेम थ्योरी का ये सिद्धांत है कि इसमें एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा, यानी कि अकेला नहीं होता ये। इसमें कॉन्फ्लिक्ट को जब करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अकेले में नहीं होता, दो लोगों के बीच में होता है, तो दो लोग होंगे। और चिकन गेम मॉडल में ये इसमें टकराव की स्थिति आती है और टकराव इस हद तक होता है कि दोनों का विनाश हो सकता है। ठीक है, ये संकटपूर्ण परिस्थितियों में विनाश जब तय होता है तो ऐसी स्थितियों में ये मॉडल यूज किया जाता है, यह इसको दर्शाता है। देखेंगे तो इसमें जब प्रतिद्वंदियों के बीच टकराव होता है तो अब मान के चलिए कि दो लोग हैं, ठीक है, दोनों के बीच में टकराव होना है। अब ऐसी स्थिति में पता है कि भाई हमारा भी विनाश हो जाएगा, इसका भी विनाश हो जाएगा। मान लीजिए न्यूक्लियर, आप लोग अगर न्यूक्लियर पावर से समझ रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक से समझ रहे हैं, तो हाँ वही वाली स्थिति है कि भाई देखो, अगर मान के चलिए दो छोटे देश हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसराइल और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान भारत का एग्जाम्पल इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, लेकिन इंडिया तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा देश पड़ जाता है और उसके पास थोड़ा सा बेहतर सुविधाएं हैं। और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि अगर आप कुछ ही न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान लगभग कंप्लीट साफ हो जाएगा, इंडिया थोड़ा बहुत तब भी बचा रहेगा। लेकिन हाँ, एग्जांपल ले सकते हैं आप इंडिया पाकिस्तान का। ये मान के चलिए कि अगर दोनों के बीच तनाव स्थिति आ गई और न्यूक्लियर बम की स्थिति आ गई, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये तो पता लग रहा है कि भाई देखो, हम भी विनाश की कगार पे चले जाएंगे, तुम भी विनाश की कगार पे चले जाओगे। अब इसमें ये बुद्धिमानी का काम होता है कि भाई एक बंदा पीछे हट जाए खुद से कि भाई चलो ठीक है, हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो यहां पे ये स्थिति आती है कि जो प्रतिद्वंदी पहले अलग हो जाता है उसको चिकन बोला जाता है, यानी कि उसको लूजर बोला जाता है। और कोई भी अपने आप को लूजर कहलवाना पसंद नहीं करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी परिस्थिति होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो तनाव रहता है वो अपने हितों को, अपने सम्मान को, इन सब चीजों को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि दूसरों को। अब अगर इसका बढ़िया एग्जाम्पल आप देखें तो यूक्रेन और रसिया का जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट आप लोग हमेशा चर्चा में सुने होंगे, वो इसी का एग्जाम्पल है। हालांकि वहां पे न्यूक्लियर वार वाली स्थिति नहीं आई है, ठीक है, लेकिन एक स्थिति आप समझ सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश होते हैं और ऐसी स्थिति में आते हैं। देखिए, ईगो पे ही तो गेम चल रहा है। या तो रसिया पीछे जा नहीं सकता क्योंकि वो इतना बड़ा देश है और वो लड़ भी सकता है कुछ हद तक मतलब लंबे समय तक। और यूक्रेन इसके लिए अपनी जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरा देश बर्बाद किए पड़ा है। और ये ऐसी परिस्थिति को दर्शाता है। तो इसको बढ़िया एग्जाम्पल इसमें आप समझ सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया जो बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर हथियारों को लेकर, ये इसको 1962 का क्यूबा संकट है, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जिसमें दोनों ने जो है एक दूसरे पर मिसाइल तान रखी थी। बाद में हुआ क्या कि समझौता हुआ, इसको न्यूक्लियर ब्रिंकमेंशनशिप के नाम से भी जानते हैं, जो परमाणु हमले की करीब वाली स्थिति होती है उसको ये दर्शाने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो या तो दो चीजें होती हैं, या तो देखिए मान लीजिए ए कंट्री है और बी कंट्री है। अब इसमें अगर ये सोच रहा है कि बी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो ये पहले हट जाएगा, इसको चिकन की संज्ञा दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ये भी होती है कि दूसरा भी हट जाए मौके पे आते आते, युद्ध करते करते, जैसे कि क्यूबा में हुआ था, ठीक है। तो आप इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। एक मूवी आई थी, कौन सी मुझे नाम नहीं, एक्समैन करके, वो पहला पार्ट था एक्समैन का, ठीक है। तो उसमें जब युद्ध की स्थिति होती है, न्यूक्लियर जो शिप होती है उस पर बटन दबाने ही वाले होते हैं, लेकिन फाइनली किसी कारण से दोनों देश जो है उस पर अंतिम में टल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे चिकन गेम वाली स्थिति थी, कोई भी पीछे नहीं हटना चाह रहा था, ठीक है। यूएस और यूएसएसआर का उसमें युद्ध दिखाने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली स्थिति आ गई थी इसको हटाने का। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पीछे नहीं हटता तो अंतिम में दोनों देश समझौता करके पीछे हट जाते हैं, और सहयोग और समझौते की पूरी संभावना होती है, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि अगर ये चीज चालू हो गई, न्यूक्लियर बम इस तरह से एक दूसरे पे फेंके जाने लगे, तो फिर कोई देश नहीं बचेगा और दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें अंतिम स्थिति में पूरी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अंतिम में सहयोग हो जाए, और ये हुआ भी था। सेम परिस्थिति थी क्यूबा का संकट। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में, जो अभी ये सिद्धांत वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं चिकन गेम मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं कैदी दुविधा मॉडल। देखिए, छोटा सा मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन है अपने आप में बहुत डिटेल में। इसके पहले भी एक वीडियो डाला था, लेकिन वो मुझे उतना पर्याप्त नहीं लगा, तो इसके लिए मैं ये पूरा फिर से लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। आगे का भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए, कैदी दुविधा मॉडल को अगर हम समझें
ये नॉन जीरो सम गेम का एग्जाम्पल है, ये तो मैंने पहले ही बताया। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे कि गेम थियरी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, गेम थियरी में खेलों से प्रेरित होकर इस सिद्धांत को लिया गया है। ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, तार्किक रूप से चीजों को किया जाता है। ठीक है, खेल में तो यही होता है ना, स्ट्रेटेजी होती है, कुछ पे ऑफ करना पड़ता है आपको, कुछ भुगतान तो करना ही पड़ता है आप जब हारते हो या जीतते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। लेकिन कैदी दुविधा मॉडल को अगर आप समझें कि मान लीजिए कोई देश है, अब वो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं बेहतर परिणामों की इच्छा के लिए ही बनाते हैं कि भाई बेस्ट आउटकम हमको मिले, और जब ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त होती तो उसको समझने का प्रयास किया था कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिचुएशन को जो अध्ययन किया जाता है, सिचुएशन का जो अध्ययन जिस तरीके से किया जाता है वो इसमें आता है। कंडीशंस दी जाती हैं और उसमें समझा जाता है कि क्या बेस्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा और उससे कौन सा बेस्ट आउटकम आएगा। इसको समझने के लिए हम लोग दो कैदियों का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दो कैदियों का एग्जाम्पल अगर लें तो यहां पे मैं आपको समझाऊं कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि यहां पे आपके पास दो कैदी हैं ए और बी करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ए और बी करके दो कैदी हैं। अब ये क्या करते हैं, मान लीजिए जो एग्जाम्पल आपको लेते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बैंक रॉबरी करते हैं। ठीक है, बैंक को लूटते हैं, लूट करते हैं और लूट करने के बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है। पुलिस शक के बिना पे पकड़ती है, इनके पास हथियार पाए जाते हैं, उस परिस्थितियां पाई जाती हैं। लेकिन बात यह आती है कि पुलिस के पास ये एविडेंस नहीं रहता कि किस हिसाब से जो है इनको आप जो है कबूल करवाएं या फिर इनसे करवाएं कि भैया ये जो है एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लें, कि मान लें कि हमने ही किया था क्राइम। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है, इनको एक सिचुएशन देती है। इनको दोनों जो कैदी हैं, जो दोनों लोग को पकड़ा है इन्होंने शक के आधार पर, क्योंकि भाई इनके पास हथियार पाए गए हैं, तो इनको मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए 6 महीने की या साल भर की जेल होगी। लेकिन इनको बैंक रॉबरी केस में नहीं फंसाया जा सकता, बैंक की जो लूट हुई है। तो पुलिस क्या करती है, गेम खेलती है इनके साथ, इनको एक अलग सेल में ले जाती है, इनको एक दूसरे सेल में ले जाती है। इनके सामने जो है, दोनों कैदियों के सामने सिचुएशन को रखती है। क्या सिचुएशन को रखती है, बोलती है भाई देखो ऐसा है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, और यही ऑप्शन देती है किसको, सामने वाले जो दूसरा कैदी है उसके सामने। अब उसको किसी भी तरह से चीजों को उगलवाना है। ठीक है, तो अब ये स्थिति आती है कि बोलता है पहले कैदी से, ए से पुलिस बोलती है कि भाई देखो तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये है कि तुम जो है सरकारी गवाह बन जाओ। ठीक है भाई, क्योंकि पुलिस के पास तो कोई चारा है नहीं, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो गवाह चाहिए उसको। तो बोलती है कि पुलिस बोलती है कि भाई देखो आप गवर्नमेंट के जो है एक सरकारी एविडेंस बन जाओ। ठीक है, और सरकारी गवाह के तौर पे आप ये दो कि आप लूट में हिस्सा लिया था आपने और इसके साथ लिया था, इसके बहकावे पे लिया था। तो सरकार का सहयोग और गवाह जो है बनने पर आपको जो है क्या है, सरकार के सहयोग के नाते आपको सजा नहीं दी जाएगी, आपके साथी को जो है 10 साल की सजा हो जाएगी। पहली चीज, ठीक है, यहां पे लिखते हैं 10 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा और सरकारी गवाह बनना पड़ेगा कि आप इसमें थे। दूसरी बात यह आती है कि आपका साथी अगर, ठीक है, आपका साथी अगर ये मान ले कि उसने आपके बहकावे में किया था और वो सरकारी गवाह बन जाए, तो आपको 10 साल की सजा होगी। उसको सजा क्या होगी, उसको सजा 0 होगी। ठीक है, आपको 10 साल की सजा होगी, उसको 0 सजा होगी, मतलब 0 क्या कहते हैं, गवाह बन जाएगा तो उसको सजा क्यों ही होगी। फिर तीसरी सिचुएशन आती है कि भाई देखो क्या है कि अगर दोनों लोग मान लेते हैं कि भाई हमने भी किया है आपने भी किया है, ऐसी स्थिति है आपके सामने, तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। ठीक है, या फिर दोनों नहीं अगर मानते हो कि ए भी नहीं मानता कि उसने भी क्राइम नहीं किया है, आपने भी नहीं किया, तो क्योंकि आपके पास हथियार मिले हैं तो मान के चलिए इनको, इनके लिए आप 1-1 साल कर लेते हैं, 1-1 साल की सजा होगी। तो यहां पे देखिए 2 स्थितियां आ रही हैं। ठीक है, या तो ये मान लेंगे, ठीक है, अगर कोई दोनों में से एक मान लेता है तो एक को जो सजा होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, और दोनों में से किसी एक को 10-10 साल की हो जाएगी, कन्फेस कर लेंगे। ठीक है, मान के चलिए कन्फेस कर लिया। और या तो होगा कि भाई क्या करेंगे कि दोनों मान लें, और या फिर ये तीसरी स्थिति है कि भाई दोनों अड़े रहें कि हमने नहीं किया है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप इसके जो ये चीजें समझें कि भाई इसका आउटकम क्या होगा ना, इसका आउटकम अगर आप समझना चाहें, यहां पे जहां पे हम लोग समझ रहे थे, तो यहां पे आउटकम अगर आप समझें तो क्या होगा कि भाई ए और बी के बीच में ये स्थिति आ गई है कि अब यहां पे संभवतः ए क्या सोचेगा, ए के सामने 4 स्थिति है। ठीक है,
ये सोचेगा कि देखो अगर मान लीजिए कि मैं सरकारी गवाह बन जाता हूं तो मुझे सजा बिल्कुल नहीं होगी, अपना कम से कम नुकसान कराना चाहेगा। और ये चीज क्या होगी कि सामने वाला, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं कि सामने वाला अगर उससे पहले सरकारी गवाह बन गया तो। दूसरी बात यह आती है कि अगर वो मान भी लेता है कि उसने कुछ नहीं किया है तब भी उसको 1 साल की सजा होगी। ठीक है, दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति में है कि वो सरकारी गवाह अगर नहीं भी बनता तो इसको 10 साल की सजा हो जाएगी। भाई अगर बना तो बिल्कुल सजा नहीं होगी, बन जाता है ना, सरकारी गवाह बन जाता है तो बिल्कुल सजा नहीं होगी, और नहीं बनता तो 10 साल की होगी। तीसरी बात है कि अगर कुछ भी नहीं बोलता तब भी 1 साल की सजा होगी, और मान लेता है कि मैंने किया और सामने वाला भी मान लेता है तो 5 साल की सजा होगी। तो ऐसी स्थिति में इसको बेस्ट ऑप्शन क्या दिखेगा कि भाई देखो कि ऐसा है कि हम सरकारी गवाही बन जाते हैं, उससे पहले हम जो है गवाही दे देते हैं, और सेम सिचुएशन इसके साथ भी यहाँ पे होगी। तो ऐसी स्थिति में ये भी मान लेगा कि हमने किया है और ये भी मान लिएगा कि हमने किया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों को होगा, जब दोनों मान लेंगे तो 5 साल की सजा दोनों को होगी। अच्छा, इसमें अब ये जो इसमें समझने वाली बात है कि यदि दोनों नहीं मानते तो दोनों को सजा कितने साल की होती? 1-1 साल की होती। ठीक है, 1-1 साल की होती। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो सजा हो रही थी वो जो है 1-1 साल की होना था, वो कितने की हो गई? 5-5 साल की हो गई। तो ये चीज है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये इसका एक एग्जाम्पल मिलता है कि भैया आपको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे आपसी सहयोग जो है एक चारा होता है, एक चीज होती है जो आपको बचा सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर जो है डाउट करते हैं लोग। ठीक है, दुविधा में रहते हैं। तो ये कैदी की दुविधा आपने समझा, यही सेम चीज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होती है जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है या किसी परिस्थिति को। देखिए अब यहाँ पे यही होता है कि भैया दो कैदियों को एग्जाम्पल हमने देखा किस प्रकार से वे दुविधा में पड़े हैं और एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। गलत डिसीजन लेने के कारण दोनों को जो है अधिकतम नुकसान होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तार्किक तौर पे समझा जा रहा है। तार्किक तौर पे आप समझेंगे तो ये आउटकम ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपना अधिकतम जो है लाभ करने के चक्कर में ये दोनों नुकसान कर बैठेंगे। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसी स्थिति जब कभी भी आए तो आपस में सहयोग और सामंजस्य के द्वारा ही परिणामों को, बेहतर परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है और न्यूनतम हानि को जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्थिति प्रैक्टिकल रूप से आप देखें तो निशस्त्रीकरण और शास्त्रों जो शस्त्र होते हैं, शास्त्र नहीं, ठीक है, आर्म्स डील्स होती हैं, आर्म्स रेस होती है वर्ल्ड वाइड, उसको लेकर आप लोग समझिएगा। ये बेसिकली उसी के उपलक्ष्य में प्रयोग भी किया था और उसी का बेस्ट एग्जाम्पल भी है। जैसे आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। एक तो ये होता है कि मान लीजिए कि सभी, जब ज्यादातर देश परमाणु संपन्न हो गए हैं तो ये होता है कि भाई देखो एक ऐसी ट्रीटी लाई जाए जो सभी देश अपने हथियारों को सीमित करें। ठीक है, सीमित करें, और सीमित करने के बाद ऐसे नियमों को बनाएं कि आपस में ना नियम बनाएं कि ज्यादा हथियार ना बने और अन्य ऐसे देशों के पास हथियार ना जाएं जो हानिकारक, जहां पे सिक्योरिटी की बात नहीं है, जो आतंकवादियों के हाथ में लग जाएगा ये हथियार तो फिर क्या होगा। ठीक है, देश तो फिर भी जिम्मेदारी से काम करेगा क्योंकि उसके ऊपर दबाव रहता है, आतंकवादियों के ऊपर थोड़ी ना दबाव है। तो ऐसी स्थिति में जो है एक डील करना चाहिए कि सभी लोग कंट्रोल में रहें। ठीक है, सहयोग समझौते की बात। लेकिन होता क्या है कि जैसे निशस्त्रीकरण की बात हुई थी, आगे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। निशस्त्रीकरण के तौर ये था कि भाई अपने अपने हथियारों को हटा दिया जाए, न्यूक्लियर हथियारों को। कुछ ऐसे लोगों के पास हथियार है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, या फिर ऐसा मान के चलिए कि सभी, मान के चलिए एक डील होती है एग्जाम्पल के तौर पे कि सभी, अगर किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होगा तो ये नौबत ही नहीं आएगी जो कि मानव के लिए, पूरे मानव सभ्यता, मानव समाज के लिए खतरनाक है। तो सभी लोग अपने अपने हथियारों को नष्ट करें। अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन वाले प्रॉब्लम में भी यही है, यूक्रेन के पास इसमें न्यूक्लियर वीपन नहीं है। ठीक है, लेकिन भविष्य में आप देखें तो इस तरह से सीख लिया जा सकता है कि न्यूक्लियर ने एक प्रकार से इस तरह से चीजें की हैं कि अपने को डी आर्मराइज किया है, अपने आप को क्या किया है इन्होंने, पूरी तरह से निशस्त्रीकरण करने पर जोर दिया था। लेकिन आज जो है इनके लिए एक समस्या बन गई है। तो निशस्त्रीकरण में मान लीजिए कि 5 देश हैं मान के चलिए, और इसमें पहले इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, बाद में वाला मना कर दिया तो, या फिर चुप्पे से किसी ने रख लिया तो यहाँ पे दुविधा होती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया जा पा रहा है और जिसका परिणाम जो है वो खतरनाक होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, जो चिकन गेम मॉडल था और जो ये वाला मॉडल है कैदी दुविधा मॉडल, ठीक है, इसमें जो मेन अंतर वो है, अंतर क्या है कि इसमें सहयोग अंतिम में बन जाता है, लेकिन इसमें सहयोग की जो भावना होती है वो नहीं होती। लेकिन इसका जो निदान है वो बेहतर सहयोग और सामंजस्य के थ्रू ही प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कैदी दुविधा मॉडल को देख लिया। अब यहाँ पे खेल सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। खेल सिद्धांत की विशेषताएं ये है कि भाई देखो, ये रणनीति का परिणाम होता है, संयोग नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये एक प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता कि चीजें हों, इसमें पूरी तरह से स्ट्रेटेजी करना होता है, तार्किक रूप से निर्णय लिया जाता है, उसके आधार पर जो है चीजें की जाती हैं। और ये रणनीति हमेशा इंफॉर्मेशंस पे आधारित होती है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे गेम में तो आपको पता होगा कि सामने वाला प्लेयर क्या है, सामने वाला कैसा खेलता है, और सामने वाले के डिसीजन का आपके डिसीजन पे प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली ये डिसीजन का ही एक प्रकार से परिणाम होता है, ठीक है। जो भी आप निर्णय लेंगे उसका ही परिणाम एक आपके अपोनेंट वाला और आपके ऊपर दोनों का पड़ेगा। आपके डिसीजन का प्रभाव इस पे पड़ेगा और इसके डिसीजन का प्रभाव आप पे पड़ेगा। और वो डिसीजन लिया कैसे आता है, जो आपको इसके बारे में सोचना है। जैसे आप मान लीजिए शतरंज खेलते हैं, शतरंज में आपने देखा कि इसके जो यहाँ पे रखे गए हैं प्यादे, हाथी, घोड़ा, जो भी होता है, तो आप इसकी चाल और इसकी स्थिति के अनुसार ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे के डिसीजन का, और ये डिसीजन हमेशा सूचनाओं पर आधारित होता है। और अपने कुछ खेल के नियम होते हैं, ये हमने देख लिया। कार्ल ड्यूस की रचना के बारे में भी देखा था, उन्होंने डिटेल से इसको समझाने का प्रयास किया। और इसमें कुछ ना कुछ भुगतान पे ऑफ करना ही पड़ता है, ठीक है। पे ऑफ का मतलब है कि अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि कुछ ना कुछ पे ऑफ होता है इसमें, किसमें, गेम थियरी में। और जैसा कि मैंने बताया कि खेल सिद्धांत सदैव जो है अकेले नहीं खेला जाता। खेल सिद्धांत की खासियत होती है कि ये इसमें दो प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने खेल सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया। यदि इस तरह की वीडियो आप आगे चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और नीचे कमेंट में लिखते रहिए। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। बीच में कुछ दिन थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वीडियो आएंगे, आते रहेंगे। थोड़ा सा डिले मैं कोशिश करूंगा कि ना ही हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।